अगर एक तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि अब अगर 119 है, ठीक है भाई, किसने नहीं ली थी क्लास? जहांशु ने तो ली थी, किसने नहीं ली थी भाई वो क्लास? सोनिया ने। सोनिया लास्ट क्लास में ना हमने नॉमेनक्लेचर निकालना पड़ा था, ठीक है? वॉइस आ रही है ना मेरी? यस मैम। लास्ट क्लास में हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था कि अगर आपके पास कोई 112 है, 100 के अबव वालों के जितने भी थे हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया। IUPAC के नाम के हिसाब से हम उनके क्या करते थे, नेमिंग कर रहे हैं। 119 अगर मेरे पास कोई है तो उसका नाम क्या था भाई? इनियम, यही नाम था। यस मैम। ऐसे अगर मेरे पास, हाँ बिल्कुल, 110 अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है उसका नेम पूछा जाए तो मैं क्या कहूंगी? अन फॉर वन, निल, नियम, मिलनियम, क्या होगा भाई? ईएम, ठीक है, इसके पीछे लग जाएगा आपका ईएम, अननियम, ठीक है। ये नेमिंग आपको आती है एग्जाम में कभी कभी। अब जरा मैंने दो एलिमेंट लिख ही दिए हैं, 119 तो होता नहीं, अभी 118 तक की एलिमेंट है। अगर कोई आया तो अच्छा मुझे ये बताओ, 110th एलिमेंट जो है, 110th एलिमेंट आपके, इसका पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, ये निकालना और सीखा था सोनिया हमने कि इस एलिमेंट का पीरियड क्या होगा और ग्रुप का क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 110 है। बता सकती हो तुम? एटॉमिक नंबर 10 है जिसका, उसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा भाई? क्या, कितने पहले वाले पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट। दूसरे का जो लास्ट का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 10। फिर 80, फिर कितना आता है भाई? 18। उसके बाद क्या था? 36। 36 के बाद क्या आता है? 54। 54 के बाद था 72। अरे भाई हाँ हो गए, हाँ या ना? ऐसा ही कुछ किया था ना हमने। यस मैम। लास्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जो हीलियम, इन सब के एटॉमिक नंबर याद रखने थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन और रेडॉन, यही थी। 72 और भी था एक आगे। 72 के बाद क्या होगा? 32 और ऐड करूंगी इसमें। 954 के बाद 86 था। बिल्कुल, वेरी गुड यार। मैं तो, हमारा तो ये गलत हो जाता। 54 के बाद अभी 32 ऐड करना है, कितना था? 86। इसके बाद फिर 32 ऐड करना है। यस मैम। 1 2 3 4 5 6, 32 ऐड और कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास? ये 180। मुझे 110 एलिमेंट बताना है कि कौन से ग्रुप का होगा, पता है ये बात भाई? किस में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा? पहले तो मुझे पीरियड बताओ। 7th पीरियड में लाई करेगा। वेरी गुड। अब जरा ये बता दो कि इसका ग्रुप कौन सा होगा। वन हंड्रेड 110th एलिमेंट क्या एफ ब्लॉक के अंदर तो नहीं आ रहा कहीं? ये एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से थे? नहीं, एफ ब्लॉक में तो नहीं आ रहा। एफ ब्लॉक के अंदर कौन से थे आपके? 92 103। और ऊपर 6th वाले में कौन से, कितने थे? 57 टू 71। यस मैम। बोल दो भाई 71। अब बताओ 110 का आएगा। 103 तक तो आपके 3rd पीरियड में लाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? आपके 3rd ग्रुप में, है ना? 3rd ग्रुप में लाई करते हैं ना। डी ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक जो होता है उसके अंदर लाई करते हैं आपके सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। 103 के बाद आगे आ जाओ, कौन सा आ जाता है? पी ब्लॉक का 103। आपके 10 इसमें और ऐड कर दो, यानी कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कवर हो जाएंगे 113 तक। यस मैम। का निकाल रहे थे हम 110 का। जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ग्रुप होगा 103 तक? क्या आ रहा है निकल के? किसी ने करा? 10th ग्रुप। वेरी गुड। 10th ग्रुप आ गया सबका आंसर? बोलो भाई। सोनिया समझ में आया 10th ग्रुप कैसे हुआ? सोनिया को नहीं आया होगा, उसने क्लास नहीं ली थी। जहांशु तुम्हें आया? तुमने क्लास ली थी ना कल की? जहांशु जी 110th आपका किसके अंदर आ रहा है? 10th ग्रुप के अंदर आ रहा है ना? सोनिया हम इसे ऐसे करेंगे,
कि आपके पास एलिमेंट जो था, कहाँ बताओ, कि आपके पास वो एलिमेंट क्या था, 110th एलिमेंट आपको बताना है कि उसका ग्रुप कौन सा होगा। आप 103 तक तो आपके थर्ड उसमें ही आ रहे हैं, उसके बाद आप इसमें ऐड कर दो या फिर यहाँ से पीछे चले जाओ। 118 आप देखोगे 118 ग्रुप में आता है, 117 17 में आ रहा होगा, 116 16 ग्रुप में आ रहा होगा। इस तरीके से करते करते आप 10th में पहुंचोगे। 110 कहाँ पर आ रहा होगा आपका, 10th ग्रुप में आ रहा होगा। ठीक है, चलो भाई ये बात भी हो गई। अब वो क्वेश्चन जो आपके सामने रखा था भाई वो हो गया। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 15 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जहांशु आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किन्हें कहते हैं, जरा बता दोगे। अरे जहांशु तो आज माइक ऑन नहीं कर सकता है, कैसे बताएगा, मैं बताऊं बताओ जहांशु, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। मैम, वो जिनके जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नंबर है वो सेम होते हैं, गुड। टोटल नंबर ऑफ ऐसी इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ऐसी 2-3 और टर्म्स थी, मेरे ख्याल से मैंने वो नहीं करवाया, छोड़ दिया, स्किप कर दिया। आइसोटोप्स आपको पता है, आइसोटोप्स हो गया था, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे ही होता है आइसोबार, आइसोबार में मास नंबर जो था वो सेम रहता है। एक और टर्म आती है आइसोटोन करके, ठीक है, एक और टर्म होती है आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होगा भाई, कोई बताएगा मुझे। मैम न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। सेम होता है, ठीक है, आपका जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गई बात भाई, आइसोटोन क्या होते हैं करके। यस मैम। ठीक है, अब जरा मुझे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर बताओ। एन एलिमेंट हुज फोर्थ शेल कंटेन 2p मतलब 2p इलेक्ट्रॉन्स है आपके फोर्थ सबशेल में, वो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा। भाई सबसे पहले तो हमें पता चल गया जो फोर्थ शेल है वो क्या कंटेन कर रहा है आपका, यानी कि कुछ इस तरीके से होगी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2, हाँ या ना, बोलो भाई। यस मैम। कौन से इसमें आएगा ये 4s कंटेन 2p इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से कौन से वाले ग्रुप में लाई करेगा वो। अगर आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पता होगी 14 में करेगा। 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2 2p1, फिर इस तरीके से आगे आगे बढ़ता रहता था। 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2s2 2p2, यही थी ना 14 की। 15 की 2s2 2p, हो सकता है आगे से जो 2 है ये गड़बड़ हो रहा हो, 2s2 2p3, हाँ या ना, यही थी कॉन्फ़िगरेशन। याद, जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद आई सबकी, हमने किया था। यस मैम। ये कौन सा था 13 में, बोरोन, बोरोन के बाद कौन आता है आपका, कार्बन, कार्बन के बाद कौन था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन के बाद आपका 2s2 2p4 किसकी थी, ऑक्सीजन की, है ना। 17 का कितना था, 2s2 2p5, राइट। अब आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। एन एलिमेंट हु, ये आंसर नहीं दिखाना चाह रही थी मैं तुम्हें, बार बार वही दिखे जा रहा है। An element whose valence shell contain one unpaired p electron, कौन सा होगा भाई जिसमें एक अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बता रहा है कोई मुझे कि एक 17। यस मैम। ये समझ में आ गया भाई 17 क्यों है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना इसमें 2s2 2p5। अगर मैं करूंगी तो फिल करूंगी 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है अभी भी, मतलब एक बचा हुआ है, यही वो पूछ रहा था। 17 ग्रुप में लाई करेगा, कर लोगे इस तरीके की अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो। एन एलिमेंट व्हिच रिसीव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1d सबशेल, बोलो भाई, n-1d सबशेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 12। और भी हो सकता है कोई 12 के अलावा। n-1d सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस बात का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप का है, मतलब s ब्लॉक के अंदर आता है, वो p ब्लॉक के अंदर आता है या d ब्लॉक के अंदर। n-1 के d सबशेल के अंदर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब कि वो किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, d ब्लॉक का, हाँ या ना। और d ब्लॉक के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, कहां से कहां तक आते हैं d ब्लॉक के अंदर वाले। अरे भाई 3 से लेके पूरे आपके 12 तक ये सारे के सारे कहाँ, कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना। 1 और ग्रुप 1
और ग्रुप 2 जो होता है वो आपका कौन सा होता है, एस ब्लॉक, आया ना। यस मैम। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे के सारे कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक कौन से एलिमेंट है ये सारे, ई ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और आपके जो बीच में ये सारे आते हैं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, तो आपके ये सारे होते हैं डी ब्लॉक। और n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 12th 8th भी हो जाएगा और 12th भी, इसके दोनों ही आंसर हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एन एलिमेंट विद द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, किसकी होती है, 12th ग्रुप की होती है। कैसे आया भाई अभी 12th ग्रुप की, कैसे आ गया आंसर, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 4d 3d10, कौन सा ग्रुप पे आ रहा है भाई, ये निकाल लिया, 12th ग्रुप आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। चलो अब हम ये सब बहुत सारी बातें हमने कर ली, अब मेरे पास, Ma'am, हाँ ma'am 12th ग्रुप में ये कैसे आ रहा है? तुम बताओ मुझे, 12th ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। Ma'am 10 plus 2. हमारा जो ये एलिमेंट, ये आपका थर्ड ग्रुप होता है, इसकी ये थर्ड ग्रुप, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 n-1d1, ये होती है ना n-1d1, और फिर ये n-d2, यही होती है थर्ड ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कैडियम की बताओ क्या होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d1 4s2, कौन पूछ रहा था भाई, समझ में आया, तनिषा क्लियर है, नाजो Yes, ma'am. है ना, 3 ये होती है 3d1 4s2। ऐसे ही आपकी फोर्थ ग्रुप की होगी 3d2 4s2, फिफ्थ ग्रुप की क्या हो जाएगी 3d3 4s2, फिर ऐसी 6 की आ जाएगी 3 4 5, ऐसी आ जाएगी आपकी 6 की। तो आप क्या देख रहे हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, वही ग्रुप है ये, जिसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वही वाला ग्रुप भी दिख रहा है। तो इसी तरीके से 3d10 4s2 कौन सा ग्रुप रहा होगा, 12th। क्लियर है भाई, कैसे आया शिखा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया। अब चलो भाई हमने इस चीजों पे बहुत सारी बातें कर ली, अब जो मेन मुद्दे की बातें इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। फिर नीचे की तरफ हम जा रहे हैं बच्चे। अच्छा एक और चीज हमने कल की थी, कटायन और अनायन क्या होते हैं, पता चल गया ना सबको, कटायन क्या होता है अनायन क्या होता है, याद रखना। एग्जाम में तो छोड़ो, अभी वाइवा लिया जाएगा तुमसे और पूछा जाएगा कटायन क्या होता है। ये बता रही हूँ मैं, अगर 12th में आते आते भी तुम्हें कटायन और अनायन नहीं पता ना, तो तुम साइंस छोड़ देना वहीं पे कि भाई नहीं, बस नहीं सब पता तुम्हें तो छोड़ देना उसको, क्योंकि कटायन और अनायन वर्ड भी बच्चों को नहीं पता होता कि वो क्या है। कटायन क्या होता है गुंजन, अभी तो नहीं भी पता हो सकता भाई, क्योंकि हमने अभी कल ही पढ़ा है ना, तुम ढंग से सुना ना हो, क्या पता। हाँ बिल्कुल, हिमांशु बताना चाह रहे हैं, योगिता बताना चाह रही है, योगिता बताएगी। Positive ion. हाँ, जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करने के बाद जो बच गया, वो जो है बचा हुआ है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया, दैट इज कटायन, और अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। एक और बात बता दो अगर इसी बात पे मुझे शिखा, कि कटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है या बड़ा, Ma'am छोटा. वेरी गुड। और अनायन का साइज क्या होता है नाजो अपने पेरेंट एटम से, Ma'am बड़ा होता है. पक्का पता है ना, बड़ा होता है भाई। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम 2+ का साइज आपका स्मॉलर देन O2 नेगेटिव while both are isoelectronic। आंसर लिख लोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी मीडियम का कौन है, जरा हैंड रेज करना। हिंदी मीडियम का 10th तक अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हो जिसने, है कोई, हैंड रेज करो। तमन्ना और कोई भी है, ठीक है। बस तमन्ना लिखने में थोड़ा दिक्कत आएगी अगर मतलब इंग्लिश बनाना ना आता हो, पर जितना भी समझ में आता हो वो लिख देना। आप ना भी कुछ आता हो मतलब एक बार देखना, रटना मत चीजों को, समझ के मतलब लिखते जाना। जैसे मैग्नीशियम 2+ के अंदर कितना होता है, बीच में 12 प्रोटॉन होते हैं, तो आप लिखोगे मैग्नीशियम 2+ हैज अ 12 प्रोटॉन, और व्हाइल ऑक्सीजन हैव अ 8 प्रोटॉन है,
और ये दोनों के ही दोनों एटम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन के आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जो इनके इलेक्ट्रॉन है वो क्या है मतलब सेम है, बोथ हैव अ 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, पुल कर रहा है 12 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को, जबकि ये 8 प्रोटॉन है और ये 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। कौन ज्यादा इन्वर्ट खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ज्यादा खींच पाएगा, तो यानी कि मैग्नीशियम का साइज क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर। सो मैग्नीशियम साइज इज स्मॉलर देन ऑटोमेटिक। क्लियर है, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई तमन्ना, इस तरीके से आपको लिखना है, ना समझ में आए ये इस तरीके से डायग्राम बना देना, लिख देना भाई ये 12 इलेक्ट्रॉन, ये 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ जो है ज्यादा खींच पा रहे हैं, जबकि ये 8 प्रोटॉन ही है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं। ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब हम इसमें फोर्स का नेम बताओ भाई, कोई क्या है, कौन सी फोर्स लग रही है आपका पॉजिटिव जब उसको खींच रहा है तो आप बस फोर्स लिख देना। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, लेकिन आप लिख देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, लेकिन आप सिर्फ फोर्स लिखना। ये बताओ मुझे, जब हम यहाँ 1 ग्रुप से नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है आपका, साइज क्या हो रहा है भाई, एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा डिक्रीज? जहांशु क्यों हंस रहे हो तुम लोग? इंक्रीज होगा मैम, इंक्रीज होगा। जहांशु के घर में गेस्ट आए हैं, जहांशु को वो जोक सुना रहे हैं, जहांशु हंस के यहाँ पे हमें सुना, यहाँ पे हंस के दिखा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है, हाँ या नहीं शिखा? यस मैम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है साइज? भाई सारी प्रॉपर्टी इस पूरे चैप्टर के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज इनके साइज पे और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बात करेंगे। मैम डिक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा कोई है बच्चा है जिसे ना पता हो? जहांशु मैं ये रिएक्शन ऑफ कर रही हूँ। चलो शिखा, ऐसा कोई बच्चा है जिसे ना समझ में आ रहा हो कि आपका जो साइज है ये यहाँ पर ये डिक्रीज क्यों कर रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में, इन एलिमेंट्स का क्यों कर रहा है भाई? ये हर बार जहां से बहुत शरारती हो गया भाई, ये इतना होशियार बच्चा, अच्छा बच्चा, इसको 11th क्लास की हवा लग गई, मुझे लग रहा है इसके 10th क्लास में ज्यादा नंबर आ गए हैं, घर वालों ने छोड़ दिया बच्चा कि जा बच्चे ऐश कर, पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना छोड़। चलो शिखा, शिखा हाँ, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा जो इसका एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो साइज है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है? कौन बताएगा? नाजो? मैम नहीं पता मुझे। नाजो को नहीं पता भाई? चलो यही चाह रही थी मैं कि कोई बच्चा मुझे बोल दे कि इसे नहीं पता, ताकि फिर मुझे बताना पड़े। इसमें कौन से भाई एलिमेंट है? अगर मैं लिथियम वाली बात करूं, लीना की रब से फरियाद, यही था ना? Yes, यहाँ ma'am. पे आपका क्या थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s1 Se2s2, इधर क्या था भाई? 2s2 1s2 2s1, यही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई। 2s2 3s1 यही होती है, बता दो भाई, ऐसे मत करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन आपका क्या है इसमें? 1s2 2s1 होती है लिथियम की। सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 3s1 1s2 2s1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 1s2 2s2 2p6 3s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। ठीक है भाई? ठीक है उर्वशी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिथियम सोडियम की है मैंने लिख ली, तुम्हें पता ही कैसे लिखनी? फर्स्ट क्लास में बताई थी तनिषा, याद है? तमन्ना? अरे भाई तुम सब सो रहे हो क्या आज? या मेरे माइक ऑफ तो नहीं कर दिया?
यस मैम याद है। याद है ना? तो भाई साइज क्या, यहाँ पे ये प्रिंसिपल नंबर है, आपको हमने एन की बात की थी सेकंड चैप्टर में। प्रिंसिपल नंबर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एक ऑर्बिट होता है आपका 1s, फिर उसके बाद आता है आपका 2s, हाँ या ना? फिर ऐसे आता है आपका 2p, फिर उसके बाद आता है 3s, दिख रहा है? साइज ma'am. क्या दिखा रहा है नाजरीन का? यस मैम। 2s इंक्रीज हो रहा है ना? यस मैम। नीचे जब हम जा रहे हैं, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है, ये ऑर्बिट वो बढ़ रहा है, ये 2s था 1 था, नीचे वाला जो है 3s 1 तक आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक, ऐसे उससे अगले वाले में 4s 1 तक है। तो नीचे जाते हुए नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये n नंबर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल नंबर बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि साइज क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे एलिमेंट्स का। हाँ भाई तमन्ना? मैम इसकी साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी जितना दूर जाएगा। एनर्जी किसके इसमें कम होती जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की। अभी हमने उस बारे में कोई बात नहीं करी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही हो ना तुम? हाँ मैम, तो अभी उसमें हो गए हाँ थे। बिल्कुल, अभी अभी रुको, बात करते हैं इस बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी मैं साइज बता रही हूँ, साइज का ठीक है भाई नाजू, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है विजय, एक मिनट। चलो अब ये बताओ मुझे, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज क्यों करेगा? लेफ्ट टू राइट के जरा एलिमेंट साथ में लिख लेते हैं। हीलियम, कोई मुझे बता दो, हीलियम, हीलियम कहाँ था, इस तरफ था, इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बताओ भाई क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फ्लोरीन, नियॉन। इन्हीं पे बात कर लेते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट, ये है लेफ्ट साइड और ये है आपकी राइट साइड। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले एक 1s 1 था लिथियम में, इसकी बेरिलियम की कितनी थी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1। बेरिलियम की कितनी होती है, 1s2 2s2। ये सब कुछ नाजुक है, तुम लोगों को ये बात पहले से पता है इसका साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है करके? पढ़ा है किसी ने भाई, बताओ? नहीं पता ना? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। भाई रीजन तो बड़ा इजी सा है वैसे, लेकिन एक बार अच्छे से डिटेल से समझा देती हूँ, याद रखना हमेशा, भूलना मत कभी। लिथियम में आपके यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? 3 प्रोटॉन आपके कितने को खींच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स को। एक तो यहाँ 2 ये हो गया, और एक 1 वाला जो 2s1 में है वो खींच रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन है, खींच रहे हैं आपके किसको, कितने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ? नॉइस आ रही है क्या बच्चों? वर्षा, यस मैम। नॉइस आ रहा है? चलो भाई नॉइस आ रहा है तो 1 मिनट के लिए कोई ना मैम, इतना चल झेल जाएगा, लेंगे। चल रहा है इतना? ज्यादा आ रही है क्या Yes, ma'am. अमन? नो चलो मैम। चलो फिर पढ़ लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने में अगर मेरा साइज यहाँ पे, एक काम करती हूँ, तुम ये जब तक पीरियोडिक टेबल को देखो और इसको रीड करो, मैं 2 मिनट में आई, ठीक है? 2 मिनट में आ जाओ, ओके मैम। ठीक है? थोड़ा सा इसे मैं बाहर रख के आती हूँ। मैम बाहर मत आना। तब तक तुम ये डिफरेंस जो लिखा है ना सामने कटायन और अनायन का, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है? मैं 2 मिनट में आई, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, तुम्हें याद करने के काम आ जाएगा। उसके बाद में साइज
Where does the ma'am gone? लिख लिया? चलो भैया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यस मैम। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने? ये वैसे भी मुझे लिखवाना ही था, तब तुम लिखते। अभी तुमने अच्छे से लिख लिया सब लोगों ने? अमन, ठीक Yes, है। ma'am. पाची, अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, कि हमारा जो यहाँ से लिथियम से जब हम इसके लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो मेरे प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो मेरा ये जो शेल है ना, शेल, इसमें क्या हो रहे हैं, ये ऑर्बिट जो है ये नहीं बढ़ रहा अभी भी, इधर तीन ही वो है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब, ये पीरियड का मतलब, ये कौन से पीरियड में 2s उसमें है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन आपके जो चार्ज है जो वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जो नंबर, जो शेल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी शेल के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, है ना। शेल नहीं इंक्रीज हो रहा ना। देखो 1s2 2s2, अभी बेरिलियम के बाद बोरोन आया तो 1s2 2s2 2p, क्या चला जाएगा, 2p1 आया ना, 2p1। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। यस मैम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होते जा रहा है, ये यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज मिलके एक और शेल को खींच रहे थे, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपके पास यही वाला ऑर्बिट, आपके पास वही है, 4 पॉजिटिव चार्ज मिलके उसी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन को, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, पर एटॉमिक नंबर जो है वो क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? शेल इंक्रीज नहीं करी इल्मा, शेल जो है वो इंक्रीज नहीं करी, ये अभी भी आपके 2 ही सेकंड ऑर्बिट में ही है ना। ये सेकंड ऑर्बिट था ना, ये अंदर के तो 1s2 ऑर्बिट है ही, बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज 5 हो गया, लेकिन आपका जो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। 6 पॉजिटिव चार्ज, आपके जो ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ये जो ऑर्बिट है ये अभी भी क्या है, आपका सेकंड ही है। शेल मतलब जो है वो आपकी और ज्यादा क्या नहीं भी, बड़ी नहीं भी है, उतनी ही है। पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये जो शेल है आपकी मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हो गई। बात समझ में आई क्या हो रहा है, मोर, बड़ा बना रही हूँ साइज में, लेकिन वो क्या होते जा रहा है आपका मोर, ये और ज्यादा इसको अपनी तरफ खींच पा रहा है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 7 पॉजिटिव चार्ज मिलके यही सेकंड ऑर्बिट को फिर और ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा अंजलि, उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, उस जो ऑर्बिट है लास्ट वाला, उसको क्या करेगा अपनी तरफ, उतनी ही ज्यादा क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आई कि एक बार फिर रिपीट करना है? संदीप समझ में आया क्या बोला मैंने? संदीप,
समझ में आया? नाजो क्या कह रहे हो? रिपीट आ गया? सबको समझ में आ गया? सतीश क्लियर है? ईशा? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं, हमारा जो शेल है वो तो ऑर्बिट जो है वो जैसे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सेकंड में ही है, थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है थर्ड में है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट गए, साइज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो शेल है वो मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होते जा रहा है और साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ये बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्यों इंक्रीज हो रहा है? टॉप टू बॉटम जाने में नंबर ऑफ जो ऑर्बिट है वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है ना, पहले 2 था फिर 3 था, तो इस तरीके से ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है आपका साइज भी एटॉमिक का वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, ऑर्बिट उतना ही है, ऑर्बिट उतना ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। ऑर्बिट वही है, सेकंड ऑर्बिट में ही सारे इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट में ही होते जा रहे हैं, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो मोर टुवर्ड्स क्या होते जा रहा है, न्यूक्लियस होते जा रहा है, तो इसलिए इसका साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अब बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये पढ़ लिया था हमने। शील्डिंग जरा कौन बताएगा मुझे शील्डिंग इफेक्ट क्या था? कटायन और अनायन समझाने की अब जरूरत नहीं है, समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है, कौन बता रहा है भाई? टोनी तुम बता रहे हो कि सोनिया तुम बताओगी? सोनिया तो थी नहीं क्लास में। एरिया कवर होता है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है भाई? एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, ज्यादा अच्छे से कवर कर देता है, जिसकी वजह से जो इसका फोर्स है वो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होता है, उतनी तेजी से नहीं कम लगता है। ठीक है, ऐसे ही पी ऑर्बिटल जो है वो जो है कम स्क्रीनिंग कर पाता है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करता है? एस, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का है। पी ऑर्बिटल उससे कम, देन डी और उसके बाद एस, क्योंकि पी की शेप जो होती है वो डिफ्यूज होती है, वो इतने अच्छे से न्यूक्लियस को कवर नहीं करेगी। जो जितने अच्छे से कवर न्यूक्लियस को कर देगा, ये अपना फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना ही क्या लगाएगा, कम लगाएगा। जैसे कि एस में अगर इसने पूरा अच्छे से कवर कर दिया तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम लगाएगा अपना इफेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ एक और बात किस पे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी ने वर्ड पहले सुना है आयनाइजेशन एंथैल्पी? विजय सुना है? दीप्ति? सर टॉपिक पढ़ा था बट याद नहीं है। याद नहीं है? पिछले साल पढ़ा था कहीं? चलो, आयनाइजेशन, बस आप कमेंट मत करो, बस हो गया। नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी माने बच्चे, ये आपका जो जैसे सोडियम एटम है ना, सोडियम एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कि अब ये सोडियम जब गैसियस एटम बन गया है अपने इस स्टेज में आने के बाद, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए वो क्या है, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात समझ में? क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसको याद हुआ? मैम इसे आयरन एंथैल्पी भी कहते हैं क्या हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो, आयनाइजेशन एनर्जी कह लो। ठीक है, ओके मैम। बताओ भाई क्या डेफिनेशन बोली हमने आयनाइजेशन एनर्जी की या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की? लिखो इसे अपनी कॉपी में और हमेशा याद रखना, भूलना मत भाई। मुझे अभी भी याद है, मैंने भी 12th क्लास के बच्चों के वाइवा लिए थे और सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? नहीं पता था। जबकि अभी एग्जाम खत्म हुआ था और उस टाइम पे रिवीजन करवाया गया था। तुम में से तो याद रहेगा ना? तनिषा, तमन्ना, यस मैम। विजय, वर्षा, अमरीश? यस मैम, याद हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना है दीक्षा इस बात को। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि क्या, याद करो और लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइस, ये टर्म भी जरूर याद रखनी है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब जो सॉलिड स्टेट से अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो तब जो एनर्जी है उसको नहीं कहोगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कि क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब जब ये अपना आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में है, इसमें से जो मैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही हूँ तब जो मेरी एनर्जी इसको चाहिए देनी पड़ेगी, मतलब तो वो कौन सी एंथैल्पी है, मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। क्लियर है ये बात?
और एक और टर्म वहां पे यूज हो रही है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो किसकी बात कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है वो अपना, आउटर मोस्ट शेल का सबसे ज्यादा दूर वाला इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कौन सा, एक मिनट को, इस बच्चे ने कमेंट दिया, मैं पीयूष के 12th स्टूडेंट बी लिंक आफ्टर लिसनिंग द क्वेश्चन ऑफ मैम, मुझे नहीं पता है, मुझे अच्छा चलो भाई। आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही जवाब दिया था बच्चों ने मुझे। आयनाइजेशन एनर्जी में आपका क्या हो रहा है, मोस्ट लूजली बाउंड, मोस्ट लूजली मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना आपका, वैलेंस बाहर से जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करोगे। भाई आप मुझे बताओ कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे मैं पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है भाई, कोई बताएगा? सोडियम की सबको पता है क्या थी हमारी, लास्ट में क्या था, 2s2 3s1 था, यही था ना, हलीना की रब से फरियाद, अरे तुम्हें भी ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, हलीना की रब से फरियाद, 3s1 था, तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 2s1 3s1 4s1 थी। तो जो ये बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो रहा है ना 4s1, ये 3p6, मैं क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी या 2s से कर दूंगी कोई रिमूव? सबसे पहले कौन सा होगा, जो बाहर लूजली बाउंडेड है वही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना, ये वाला देखो, जो इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बाहर इस साइड, यहाँ पे जो बहुत दूर है अपने न्यूक्लियस से, वही रिमूव होगा जब मैं एनर्जी दूंगी। दीप्ति हाँ या ना प्रिंस? यस मैम। बात समझ में आ गई? तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो जब रिमूव हो रहा है तो जो एनर्जी आप, तो उसको रिमूव करवाने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए वही मेरी आयनाइजेशन एनर्जी है। अब याद रखना, एक बात बता रही हूँ, याद कान खोलो फटाफट से अपने, आयनाइजेशन एनर्जी हाफ फील्ड और फुल फील्ड अगर आपका आ गया कोई, हमने देखा ना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखी ना अभी हमने, कहीं देखी है ना? यस मैम। जिसमें तो अपनी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में है या फिर जिसके एकदम फुल अपने वो सेट है, जैसे कि आपका हाफ फील्ड भी जो होता है वो एकदम स्टेबल होता है, जैसे नाइट्रोजन में आपका हाफ फील्ड आएगा, कैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 था, है ना? ये नाइट्रोजन की 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि ये स्टेबल हो रखा है अभी, इसमें से तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते इजीली, जितना इजीली आप दूसरों में से निकालोगे। बात समझ में आई? अब हमें ऑर्डर याद रखना आयनाइजेशन एनर्जी का। भाई जिसने थोड़ा बहुत बातों को समझ लिया होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या नहीं, बार बार वैसे, हाँ वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का आप क्या बता रही थी? अभी बताते हैं दोबारा से। ही ये इसके जरा बताओ मुझे, मैं जब टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, लीना की रब से फरियाद, मुझे एक बात बताओ, मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए और ज्यादा आसान होता जाएगा या डिफिकल्ट होता जाएगा? जैसे आसान होता जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी? कम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, है ना? मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उसके आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से, तो क्या होगा, मेरा नीचे तक की तरफ जाते जाते भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ये रहा और ये इलेक्ट्रॉन चला गया इधर दूर, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, इजिली रिमूव कर दूंगी, एनर्जी क्या लगेगी मेरी, कम। तो जैसे जैसे मेरा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जा रहा है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, when we move top to bottom, atomic size increases, ionization energy decreases. याद रहेगी ये बात अब हमेशा। तमन्ना, नाजो समझ में आया? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक साइज के आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसी बात पे मुझे बताओ, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है जब मैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था ये एटॉमिक एटॉमिक लिख रही हूँ मैं बार बार, तुम्हारे पास नोट्स आएंगे तो ध्यान रखना भाई, 80 मत समझ लेना इसको। एटॉमिक साइज क्या होते जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज हो रहा है भाई। अभी इस एक बच्चे ने मुझे बता दिया एटॉमिक साइज के, भाई ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपके आयनाइजेशन एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी,
इंक्रीज। इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, दीप्ति इंक्रीज करेगी, साइज छोटा होता जा रहा है मेरे लिए बहुत मैंने इंक्रीज ही बोला है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। अब मुझे एग्जाम में आ जाता है ऑर्डर लिखने के लिए, जरा ऑर्डर लिख लेते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैं यहाँ पे ना नियॉन की बात नहीं लिख रही हूँ, क्यों नहीं लिख रही हूँ भाई, नियॉन की जैसे कि मैंने बताया इसका एक तो इसकी वंडरवॉल रेडियस होती है तो इसका साइज भी जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, नियॉन का, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है, इसके इलेक्ट्रॉन जो क्या है भाई वो फुल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन तुम उससे निकाल ही नहीं सकते हो, हाँ या नहीं, नोबल है, स्ट्रॉन्ग एटम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो भाई इसका ऑर्डर वो अभी नहीं पूछ रहा, पर इसकी सबसे ज्यादा होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसका ऑर्डर लगाओ जरा, मुझे बताओ कैसा एरो बनाऊं, ऐसे ऐसे वाला बनाऊं या फिर ये ग्रीन वाला जो है ये बनाऊं, जल्दी बताओ। ब्लू वाला, और नियॉन में जाकर वो बढ़ जाएगा। नियॉन वाले को भी छोड़ दो, मैंने जो लिखा है सिर्फ उतने के लिए बताओ। आप कह रहे हो कि ब्लू वाला बनाऊं, ठीक है भाई, एग्जाम में आप अगर ये वाला ऑर्डर कर दोगे बेरिलियम कि बेरिलियम ये, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यही होगी ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसमें एक ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, क्या थोड़ा सा चेंज आएगा, किसके पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास जाकर, इन दोनों के पास। अभी मैंने बताया क्यों चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बेरिलियम और बोरोन के पास भी आता है शायद। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिथियम भी है यहाँ पे, लिथियम। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। हाँ मुस्कान पूछो बच्चे, मुस्कान क्या पूछ रही हैं, मुस्कान हैंड रेज किया है, तुमने कुछ पूछ रही हो? नो मैम, गलती से दब गया था। ठीक है। बेरिलियम और बोरोन की, बेरिलियम की अगर आप वो देख रहे हो क्या, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे बेरिलियम की, क्या है बेरिलियम की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन एस टू 2s2 फुल है, फुल इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है भाई एज कंपेयर टू बोरोन। यस मैम। एक मिनट, बोरोन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू बोरोन ज्यादा हो गई, उसके बाद ऑर्डर सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी चेंज आ गया, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से थोड़ा ज्यादा हो जाती है, क्यों भाई क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2s2 2p3 है, हाफ फिल्ड, ड्यू टू हाफ फिल्ड नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई एज कंपेयर, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की, होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, तो इसकी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज इसका छोटा है। बात समझ में क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसका साइज छोटा है, लेकिन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा हो गई। एक दो चेंजेस कहाँ पर आया, एक्सेप्शन कहाँ पर आया, इधर आया, और एक एक्सेप्शन कहाँ पर आ गया, बोरोन और बेरिलियम के साथ। भाई कैसे बोरोन और बेरिलियम के साथ भी वही चीज हुई, 2s2 इज फुल फिल्ड, भाई 2s2 मैं फुल कहूंगी ना, एकदम फुल है, वो एकदम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह शो कर रहा है, नोबल गैस नहीं सॉरी, पर लेकिन फुल फिल्ड है। 2s के पास दो ही ऑर्बिटल होते हैं, दोनों के दोनों फिल भरे हुए हैं, जबकि मेरे पास बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2s2 2p1। और एक और बात, मेरे पास जो 2s ऑर्बिटल है वही हमने अभी पढ़ा था पेनिट्रेशन इफेक्ट, याद है एक बात की थी मैंने अमन कल की क्लास में ना, जो पेनिट्रेशन, क्या कहा था मैंने कि s जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। अब मुझे 2s2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए बहुत टफ है, क्यों, क्योंकि एकदम इलेक्ट्रॉन क्या ये यहाँ पे न्यूक्लियस के एकदम पास है, समझ में आई बात, पेनिट्रेटेड है, मोर पेनिट्रेटेड होता है एस, और जबकि मेरा जो p ऑर्बिटल है वो इतना ज्यादा पेनिट्रेटेड नहीं है न्यूक्लियस में। क्लियर है ये बात, हाँ या ना, ऑर्डर भी याद रहेगा भाई, एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन तुम ये लगा लो, और उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल नहीं समझ में आता कि क्या है दर दर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद नहीं आती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन आपको क्या करना है, चेंजेस कहाँ कहाँ रखने हैं, इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है, ड्यू टू क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है बेरिलियम से,
क्योंकि 2s2 है, फुल्ली फिल्ड है, ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड से और हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, इसलिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, और ये वाला ऑर्डर जो है ये गलत है भाई, ये पहले मैं गलत बना रही हूँ जानबूझ के कि तुम करो ना गलती। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर इन दोनों के बीच में आपको चेंजेस करना है, रिवर्स कर देना है, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन बाद में। भाई अब रिपीट करना है, तमन्ना समझ में आ गई बात जो मैंने समझाया अभी तक? यस मैम। क्लियर है? और किसी को भाई कोई डाउट? The energy required to remove the ionization decreases as the size of the atom decreases. Atoms with fully or partially filled orbital have high ionization potential. बस आपको डिसीजन यही देना एग्जाम में कि बेरिलियम is fully filled, that's why the ionization energy is higher as compared to boron. और यहाँ पे ये partially filled हो गया नाइट्रोजन, इसलिए इसकी जो है ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई है। ये दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्लियर है अंजलि, प्रिंस, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मुस्कान क्लियर है? प्राची लिख लिया तुम लोगों ने अपनी कॉपी में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर लिख लो, गलत वाला मत लिखना, गलत वाले को एक बड़ा सा कट लगा देना, बस अब यस मैम मत लिखो, गलत वाले पे बच्चों को दिखाई नहीं देता फिर स्क्रीन, गलत वाले पे कट वाला निशान लगा दो एक, और जो सही वाला है उसको लिखो, और उसमें बस ध्यान देना कहाँ पर आपको इंटरचेंज करना है। ऐसे ही अगर आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऑर्डर पूछ लिया जाए किसका, लिथियम, लीना की रब से फरियाद, क्या है भाई ऑर्डर? लिथियम की ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, यही ऑर्डर। क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं साइज इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यस मैम। ठीक है, एक जरा अब बहुत सारी एक्सेप्शन आती हैं 13th ग्रुप में और किसके अंदर, 14 ग्रुप में। ये जो आपका पी ब्लॉक में 13 ग्रुप आएगा और 14 ग्रुप आएगा, इसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम में जाते हुए बड़ी सारी वेरिएशन आती है। भाई क्यों वेरिएशन आ रही है? यहाँ नहीं आ रही, लिथियम वाले में भी नहीं आएगी, और बेरिलियम वाली फैमिली की इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी आपका बेगम की के सरबारा, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगी। और आपको दिक्कत कहाँ आएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी में? अभी जो एक्सेप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे 13 ग्रुप में, 14 ग्रुप में आपके एक्सेप्शन आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से उठ के इधर की तरफ गई 13 में, बोरोन था और कौन था, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ, एल्यूमिनियम, बैगन, आलू, गाजर, गैलीलियम के पास, फिर इंडियम में और थैलियम में, यहाँ पर मेरा एल्यूमिनियम के सीधा गैलीलियम में जाने पे, ध्यान से सुनना इस बात को, एल्यूमिनियम से गैलीलियम जाने पे आपका क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल एंटर कर गए। कौन एंटर कर रहे हैं आपके, हिमांशु? डी ऑर्बिटल। और जैसे ही बीच में डी ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल आ गए, डी इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि डी ऑर्बिटल आ गया। और जैसे ही डी ऑर्बिटल आया, डी ऑर्बिटल ने क्या किया, न्यूक्लियस को इतने अच्छे से कवर नहीं किया। अब जो बीच का जो पॉजिटिव चार्ज था वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अच्छे से पड़ने लगा। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोली था मुन्ना? डी ऑर्बिटल क्या करता है, हमें पता है डी ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड नहीं करता, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको रीजन क्या देना है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आदित्य, धीरज, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा, और साइज क्या हो गया, और ज्यादा ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। जैसे मैं इसमें निकाल पा रही थी ना आसानी से, बेरिलियम से नीचे जा रही थी, मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम के बाद जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में जा रही थी, नीचे नीचे जाती जा रही थी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पा रही थी, ठीक है, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव। अब एज कंपेयर टू ये जो पहले हो रहा था, यहाँ पर साइज जो है डी ने क्या करा, डिफ्यूज शेप की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, आपको रीजन देना होगा, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, गैलीलियम का जो साइज है वो और ज्यादा छोटा हो गया, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। इससे आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, उतनी बढ़ती नहीं है। मतलब क्या हो जाता, बढ़नी, जितनी कम लगनी चाहिए थी ना, साइज बढ़ रहा था तो कम लगनी चाहिए थी, लेकिन क्या लगने लग जाती है, ज्यादा लगने लग जाती है। ग्रुप 13 क्वेश्चन चलते हैं इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आए हैं।
यही हो, चले गए। बोरोन, कोई हाँ या ना बोल दिया करो भाई। बोरोन, गैलीलियम, एल्यूमिनियम, साइज होना चाहिए था क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीलियम होना चाहिए था साइज। यस मैम। साइज ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल ने क्या की? बैगन, आलू, गाजर, इसने क्या की? पुअर शील्डिंग करी डी ऑर्बिटल ने, जिसकी वजह से गैलीलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से क्या हो गया? छोटा हो गया। बात समझ में आई? हाँ या ना? विजय समझ में आया क्या बोला मैंने? बहुत सारी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का याद रखना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से ही क्वेश्चन भी इन दोनों में से आएगा, और जो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, एक टर्म इसके ऑर्डर्स की क्वेश्चन के साथ इनको करेंगे, और इनके आंसर जो है, वैसे आपका एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो पढ़ते हो ना, उसमें यही सब आता है, लेकिन हम पहले ही पढ़ लेंगे क्योंकि अब वो सिलेबस से हट चुका है वैसे भी, है ना? हाँ या ना? सिलेबस से हट गया ना एस ब्लॉक पी ब्लॉक? यस मैम, हट गया है। एक और टर्म जरा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है ये पढ़ लो, और डिफरेंस दोनों में अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। अगली क्लास में डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से सुनो, मैं फिर याद दिला रही हूँ, 12th क्लास के बच्चों को नहीं पता था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक ऑफ करो अनिल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स क्या? आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, माइक ऑफ करो अनिल। अनिल का माइक ऑफ करना पड़ेगा भाई, ये सो गया। अनिल, कर दिया म्यूट या मैं करूं यहां से? हम कर दिया। मैंने किया भाई, पता नहीं उसने क्यों नहीं किया। When an electron is added to the atom, the energy is released. The electron gain enthalpy is negative when energy is needed to add an electron to the atom. Electron gain enthalpy is positive. क्या कह रहा है ये? अगर एक इलेक्ट्रॉन आप किसी इसमें एटम में ऐड करते हो, भाई इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड करते हैं हम? क्लोरीन को 17 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगी तो ये 18 हो जाएगा। ये और इजिली ये चाहेगा भी कि भाई मैं 18 वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लूं। बात समझ में आई? चाहेगा ना 17, क्या करेगा? उसके नोबल गैस चाहिए उसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस पूरा करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड एनर्जी इज रिलीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब कि क्या भाई? एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? तमन्ना, वंशिका, क्या कहा? उर्वशी, मैंने रिपीट करूं? एनर्जी रिलीज हो रही है जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या डेफिनेशन है, दोनों को ध्यान रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? क्या है भाई? कौन बताएगा? नाजो। एनर्जी रिलीज, वहां पे क्या था? एनर्जी रिक्वायर्ड। यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ, तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और एक बात याद रखना, ये चीज आपकी जब बॉन्डिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब भी न्यू बॉन्ड, आप थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ते हो, जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है ना, या कोई दो आपस में, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब एक आपका जो वो है 17 इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर, ये आपका एक एटम है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, तो ये अगर चाह रहा है ना कि मेरे पास आए और कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए और मैं भाई स्टेबल हो जाऊं, तो ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज कर देगा। भाई स्टेबल तभी तो होगा जब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सपोज इसकी एनर्जी पहले इतनी थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा और ये स्टेबल हो गए। जैसे ये स्टेबल हुआ, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब ये हाई एनर्जी से कम एनर्जी पे आ गया, तो एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। बात समझ में क्या बताया मैंने? वो अपने क्या हुआ? स्टेबल हो गया। वो जैसे स्टेबल हो गया तो वो एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज करेगा। स्टेबल क्यों हुआ वो? क्योंकि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था जो कि उसे मिल गया। अब वो थोड़ा रिलैक्स है, स्टेबल हो चुका है, इसकी वजह से एनर्जी क्या हो गई? उसकी उसमें से निकली है। तो जब भी आपका न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, मैक्सिमम केसेस में, जहां पे भी मैक्सिमम केसेस बोल रही हूँ अगेन, वहां पर न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हुए क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है।
क्लियर है ये बात? क्योंकि जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है। योगिता बात समझ में आई क्या बोला मैंने? इस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना, ये आपके पास आ रही है ये स्लाइड, इसमें से दोनों निकालना। ये बस सिर्फ आपको ये लिख लो, आपको सब पता चल जाएगा क्या है। जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो आयन बन रहा है, तो आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? वर्षा क्लियर है? मैम फ्लोरीन को हीरोइन भी कहते हैं क्या? है हीरोइन भी कहते हैं? मैम आज मैंने गूगल पे देखा था ना, फ्लोरीन की जगह यही लिखा हुआ था।